नमस्ते बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा था फिनॉल, और फिनॉल के हमने नामकरण और उसके भौतिक गुणों के बारे में हमने बात की थी, और इसके अलावा हमने फिनॉल बनाने की विधियां भी पढ़ ली थी। आज का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल की हम बात करते हैं। शुरू करते हैं टॉपिक बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या बेटा आज अपना? फिनॉल के रासायनिक गुण। क्या लिखा बेटा? फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो हमने यहाँ तक बात की है फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। बेटा इसी प्रकार आपने अगर याद हो तो पहले वाले चैप्टर में भी या पिछला टॉपिक एल्कोहल में भी हमने बात की थी। तो रासायनिक गुण का मतलब हम इनके रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो फिनॉल की जो अभिक्रियाएँ हैं वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 जिस अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, तो बेटा एक देखना, ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले के ऊपर आप क्या जोड़ते हो बेटा? OH जोड़ते हो। तो बेंजीन वाले के ऊपर OH जोड़ते हो, तो इस OH को अब हम फिनोलिक समूह बोल देते हैं। ये फिनॉल है, इस कारण से इस समूह को हम क्या बोल देते हैं? फिनोलिक समूह है। तो फिनॉल की पहली अभिक्रिया किसके कारण होगी? फिनोलिक समूह के कारण। दूसरी बेंजीन वलय की अभिक्रिया होती है, और तीसरी होती है बेटा संघनन अभिक्रिया। तो नंबर 1 लिख रहा हूँ। फर्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ेंगे फिनोलिक समूह है OH के कारण होने वाली अभिक्रिया, कि फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। नंबर 2 बेंजीन वलय पर दूसरी किस प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे? जो कहाँ होगी बेटा? बेंजीन वलय पर होगी। और तीसरी जब अभिक्रिया की हम बात करें, जो बेटा तीसरी अभिक्रिया है वो होगी इसकी संघनन अभिक्रिया, जिसकी भी हम बात करेंगे संघनन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से फिनॉल में ये 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, जैसे एल्कोहल में आपने 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी थी। अब सबसे पहले बात हम बात करते हैं फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो नंबर 1 फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो बेटा जब हम अभिक्रिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो फिनोलिक समूह है बेंजीन वलय में, समझा रहा हूँ यहाँ से, ये बेंजीन वलय, यहाँ पे क्या जोड़ा बेटा? OH। तो सबसे पहली कंडीशन तो है कि फिनॉल से यहाँ से कौन सा समूह बाहर जाएगा? H+ बाहर जाएगा। तो यहाँ से जब H+ बाहर निकलेगा तो H+ का मतलब अम्ल हो गया। तो फिनॉल से जब H+ बाहर निकलता है तो ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। फिनॉल कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है बेटा? तो बेटा H+ बाहर निकलने से, H+ बाहर निकलने का मतलब अम्ल हो गया, तो फिनॉल भी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो इसकी अभिक्रिया तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध कीजिए। यह फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, फिनॉल अम्लीय होता है क्यों? यह फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो पहले हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यहाँ से अपना एक सवाल बहुत अच्छा बन जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है क्यों? क्या कारण है? तो क्वेश्चन बन गया। इसी अभिक्रिया के अंदर हम पढ़ने, तो हमने क्या लिखा है? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है क्यों? तो बेटा आप यहाँ से आप एक बात समझना कि जब फिनॉल है, यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि
ये फिनोल का मतलब आप सब ने समझ लिया कि बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, OH। अब यहाँ से जब एक H बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन वाले के ऊपर O- और यहाँ पे H+, O- और H+। अब बेंजीन वाले के ऊपर जो O- है, इस आयन को हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, फिनोक्साइड आयन। तो फिनोल से जब H+ बाहर जाता है, फिनोल से जब H+ आयन बाहर जाएगा तो फिनोक्साइड आयन बनता है। और ये फिनोक्साइड आयन, यह फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा, किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। ये फिनोक्साइड आयन होता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है, इस कारण फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो यहाँ लिखेंगे, फिर हम इनकी अनुनादी संरचना की बात करेंगे। तो क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति होती है क्यों। तो बात करें बेटा इसके, तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में, उसकी हम बात करते हैं। तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति होती है क्यों, तो आंसर में हम लिखेंगे कि फिनोल से H+ आयन बाहर निकलने के बाद, फिनोल से H+ आयन, क्या निकाला बेटा आपने, फिनोल से H+ आयन के बाहर निकलने के बाद, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फिनोल से H+ आयन के निष्कासन के बाद, फिनोल से H+ आयन के निष्कासन से, फिनोल से H+ आयन के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन बनता है। मतलब फिनोल से जब H+ आयन बाहर जाएगा तो कौन सा आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनता है। और फिनोक्साइड आयन में क्या लिखा है, फिनोक्साइड आयन में, या फिनोक्साइड आयन होता है वो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, स्थायी हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि फिनोल से जब H+ बाहर निकलेगा तो फिनोक्साइड आयन बनता है, और इस फिनोक्साइड आयन की अनुनादित संरचना पाई जाने के कारण ये स्टेबल होता है। अब स्टेबल होता तो वो चीज़ें इजीली बनेगी। तो अब इस संरचना को यहाँ से समझना चाहें तो फिनोल का मतलब यहाँ से O और यहाँ पे H और यहाँ पे ये फिनोल। अब हुआ क्या कि बेटा समझने की कोशिश करना गौर से कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते, 6 में से बंद बनाने में कितने भाग लिए, 2। बड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि फिनोल की बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 में से बंद बनाने में कितने भाग लिए, 2। शेष कितने बच गए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से करो, 1 2 3 4। कितना लिखा बेटा, 1। तो बेटा हम बात कर रहे थे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 का मतलब कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2। आपने पढ़ा होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं तो उनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इंग्लिश में शॉर्ट में बोलना चाहे तो लोन पेयर। तो यहाँ लोन पेयर कितने हुए, 2 हुए। अब आप यहाँ से एक बात समझना कि कोई भी बंध बनाने के लिए, किसी भी बंध का निर्माण करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 की। तो जैसे इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बंध है तो इस बंध का मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि जब ये H बाहर जाएगा तो ये H+ के रूप में जाएगा। प्लस के रूप में जाने का मतलब इस H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। और हाइड्रोजन किस रूप में बाहर जाएगा, H+ के रूप में। तो आपकी कंडीशन क्या आएगी, यह ऑक्सीजन
ये, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और यहाँ से ये H+ के रूप में बाहर गया, तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, कितने हो गए 6। अब बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, इस कारण से इस पर निशान किसका आ गया, माइनस का, और यहाँ से आपका क्या बाहर गया, H+। इस संरचना को जो बना बेंजीन वाले के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे किसका निशान, माइनस आवेश है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम दिया बेटा मैंने इसको, फिनॉक्साइड आयन। तो अब बेटा यहाँ पर याद रखोगे कि ये क्या बन गया आपका, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो प्रश्न था कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है क्यों, तो सीधा लिखोगे कि फिनॉल से H+ के निष्कासन से फिनॉक्साइड आयन बनता है और फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, ये स्थायी होता है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट के लिए। इसके बाद बेटा आगे बात करें, आगे बात करते हैं। अब ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, तो हमने लिखा फिनॉक्साइड आयन की क्या बनती है, अनुनादी संरचना। तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना भी बनानी है। अब यहाँ स्पेस जगह नहीं है, तो इसको मैं यहाँ ऊपर मिटा के यहाँ पे अनुनादी संरचना बना रहा हूँ। तो जो हो सके वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। अब देखो बेटा, तो हम क्या बना रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। तो हेडिंग के रूप में आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, फिनॉक्साइड आयन की क्या लिखा है, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। अब बेटा क्या होगा कि आप में से काफ़ी बच्चों ने मेरे लास्ट चैप्टर की क्लास नहीं ली होगी, वहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई है। तो अगर आपने वहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना नहीं सीखी है तो यहाँ पर आपको ये संरचना सीखने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस क्लास से के बाद, इस ऑनलाइन क्लास के बाद मैं आप अपने ग्रुप में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना संबंधी भी एक वीडियो मिल जाएगा। तो उस संरचना को गौर से देख लें, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। तो जिन स्टूडेंटों ने पिछली मेरी क्लास अटेंड की थी तो वो एकदम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि पहले फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ओ, थोड़ा इधर स्पेस ले लेगी बेटा, आराम से बन जाए। ओ, ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले को मैंने इस प्रकार से बनाया। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6 और माइनस का निशान। अब जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे थे उनको पता है कि जब हमें किसी की अनुनादी संरचना बनानी है जहाँ बेंजीन वाले हो तो कितनी बनाओगे, कितनी बेटा, 5 बनेगी। तो एक तो बन गई, ऐसी कितनी और बनानी है आपको, 4 और बनानी है। तो देखो 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। अब बेटा हमने क्या सीखा था, पहली और 5वीं जो संरचना होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तरीका बताया था बेटा मैंने याद, क्योंकि मैंने समझा तो समझ में कम आ रही तो बोला सब तरीके से याद कर लेंगे। तो पहली और लास्ट वाली सेम होती है। अंतर किसका आएगा कि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है तो लास्ट वाली में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। तो इसको आप इस प्रकार से ले बेटा, तो इसको हम कह सकते हैं जैसे इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया और वो क्या, वो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगो, लिख दोगे यहाँ माइनस का निशान। तो इसमें पहले वाली में और लास्ट वाली में केवल डबल बॉन्ड का अंतर है, बाकी आपकी हर चीज़ सेम है। अब देखो बेटा, आपको पता है जो बच्चे रेगुलर पढ़े थे कि ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया, यहाँ वाले कार्बन को। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर त्याग दिया। जब कोई लोन पेयर त्याग करेगा, डोनेट करेगा, निष्कासित करेगा तो उस पर प्लस का निशान आएगा। किसका निशान आएगा, प्लस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और किसका निशान हो जाएगा, प्लस का। अब देखो
माइनस का है, प्लस का एक आएगा, तो एक प्लस का और एक माइनस का, उदासीन 0। इसका मतलब ऊपर कोई निशान नहीं लगाओगे। तो ये लोन पे जब यहाँ आए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो एक लोन पे आए तो कितने बच गए? 2। 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, 1 2 3 4। तीनों में ये सेम कंडीशन होगी, डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड और ये 4 इलेक्ट्रॉन। कंडीशन समझ में आ गई। इसके बाद मैंने कहा था कि जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो एक बार माइनस का निशान इस ऑर्थो वाली कंडीशन पे आएगा, दूसरी बार माइनस का निशान इस कंडीशन पे आएगा और तीसरी बार माइनस का निशान इस कंडीशन में आएगा। इतनी मैंने पिछले वाले में भी हमने बात की थी। अब और बात, माइनस के निशान के पास मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो इसका माइनस का निशान यहाँ से तुलना करोगे तो डबल बॉन्ड इसमें ऐसा आएगा, इसमें माइनस का निशान इधर वाले से तुलना करोगे तो डबल बॉन्ड ऐसा आएगा और इसमें आमने सामने। ये बन गई आपकी बेटा फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। बेटा जिस प्रकार से मैंने आपको तरीके के द्वारा बनाना बताया है, अगर वैसे बनाओगे तो आप कंफर्टेबली इसको याद कर पाओगे, अन्यथा वो कन्फ्यूजन है। अब एक चीज़ और, क्या हुआ, ये लोन पेयर यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब इसमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा तो टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या बना दी, फिनोक्साइड आयन। अब देखो, और प्रत्येक संरचना में दो मुख वाले तीर का निशान बीच में लगा देते हैं, ये अनुनादी संरचनाओं की पहचान होती है बीच में। तो ये आपने क्या बनाया, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। अब सुने ना बेटा, क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति होती है, समझाइए क्यों होती है। तो ये लिख दोगे और क्या बना दोगे, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। या बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाइए, तब भी आपको ये बना के आनी है। अब एक बात और बेटा, कि जब भी आप किसी आयन की अनुनादी संरचना बनाते हो तो उस आयन की जो शुरुआती संरचना होती है उस पर जो आवेश होगा लास्ट तक वही आवेश होगा। जैसे इस पूरी संरचना पे माइनस का कितना है, 1, तो इन सब पे आप किसी पर भी चेक कर लो, सदैव माइनस कितना होगा, 1 ही होगा। माइनस कितना होगा बेटा, 1 ही माइनस का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर पहली वाली संरचना उदासीन है तो जितनी भी संरचना बनेगी वो सब उदासीन होगी। तो बेटा उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होगी, साथ में आपने बना लिया होगा। जिन्होंने नहीं बनाया है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये था, शुरुआत में हमने इसको ले लिया। इसके पश्चात इसी के साथ हम अब ये जो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना समझिए, यहीं पर हम फिनोल की ओर ले लेते हैं। बेटा फिनोल की अनुनादी संरचना भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती है। मिटा दो बेटा इसको। अब देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिनोल की अनुनादी संरचना। क्या लिखा है, फिनोल की अनुनादी संरचना। सीधा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। तो अब माइंड में क्लियर हो गया होगा कि फिनोल की अनुनादी संरचना बनानी है तो कितनी बनेगी, 5 बनेगी। पहली और लास्ट वाली सेम है, बाकी वाले में क्या चेंजेस आते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे बेटा, फिनोल बना रहा हूँ बेटा, बेंजीन वाले, ये H और ये कंडीशन बना दी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा, 4। तो ये तो स्ट्रक्चर बेटा आपने किसकी बनाई है, फिनोल की। चलो बेटा आपको यहाँ पर मैं, तो ये क्या बनाई आपने, फिनोल की अनुनादी फिनोल की संरचना। अब बेटा ऐसी कितनी बनेगी, 5। तो 1 बन गई, कितनी और बना दो, 4। तो यहाँ हम बात करें
2, 3, 4, ये 5 बना दी। पहली और लास्ट वाली बेटा मैंने क्या कही, बिल्कुल सेम होती है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें कहाँ से होगा, यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ से शुरू कर दिया और 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर से कर दिए। अब एक बात और, फिनोल की इस संरचना पे कोई प्लस माइनस नहीं है, अर्थात उदासीन है। तो जितनी भी संरचना होगी इन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, 0 होगा। टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब देखो बेटा क्या होगा, 4 है तो 4 में से 2 लोन पेयर हो गए, 4 का मतलब। अब 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर बेटा यहाँ आएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। और जब ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर का त्याग करेगा तो ऑक्सीजन पे किसका निशान आएगा, प्लस का। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी बिल्कुल, कि यहाँ से ये लोन पेयर जब यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर का त्याग कर दिया, निष्कासन कर दिया है लोन पेयर का, तो इस ऑक्सीजन पे किसका निशान आ गया, प्लस का निशान आ गया। तो इतनी चीज़ें अगर तीनों पे लागू होगी तो क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बन गए तीनों में, और एक लोन पेयर का त्याग कर दिया तो प्लस का निशान आ गया, और कितने बच गया, 1 शेष बच गया। तो इतनी संरचना में प्रॉब्लम आई नहीं। अब बेटा आगे क्या होता है, जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ एक बंद बनेगा, तो 1 2 3 4 5 बंद होंगे। तो उस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो एक बार माइनस का निशान इस कंडीशन में आएगा, ये आगे घूम के माइनस का निशान यहाँ पे आ जाएगा, और ये जाएगा तो यहाँ पे घूम के आ जाएगा। तो फिर याद कर लेना, इन तीनों पे एक बार माइनस का निशान यहाँ लगाओगे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। इसको बेटा मैंने इस तरीके से रोटेट किया है, आप इस प्रकार से भी रोटेट कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है। अब आगे बात करें कि देखो ये माइनस का निशान सपोज किया मैंने, माना यहाँ पर है, तो यहाँ वाले डबल बॉन्ड को छोड़ दो, बाकी वाले डबल बॉन्ड को ऐसा लगा दो। इसमें माना ये माइनस का निशान इधर है, तो इधर वाले डबल बॉन्ड को छोड़ दो और बाकी दोनों लगा दो। अब इसमें माइनस का निशान यहाँ है, तो डबल बॉन्ड कहाँ लग जाएगा, आमने सामने। तो ये बन गई फिनोल की अनुनादी संरचना। क्या लिखा बेटा, फिनोल की अनुनादी संरचना। अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझो कि अनुनादी संरचना है तो बीच में ये निशान लगा दोगे सबके, द्विमुख तीर का निशान है ये, और थोड़ा इलेक्ट्रॉन को घुमा के दिखा दोगे तो और अच्छा लग जाएगा। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर आएंगे तो ये कंडीशन यहाँ चली जाएगी, और ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। अब देखो इस पर कुल आवेश 0 है, इसमें देखो 1 प्लस का और 1 माइनस का, तो इस पर भी कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो बेटा ये आपने क्या बनाई है, फिनोल की अनुनादी संरचना। फिर भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि सर किस प्रकार से बना रहे हैं, तो मैंने पहले कह दिया कि लास्ट चैप्टर में मैंने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई थी, और वहाँ पर मैंने केवल एक क्लास में केवल क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना की बात की थी कि किस प्रकार से बनती है, और फिर हमें याद कैसे रखना है ये मैंने पूरा बताया था। तो ऑनलाइन क्लास समाप्त होने के पश्चात आपके ग्रुप में वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। इसके बाद बेटा हम आगे बात करें तो इतनी स्ट्रिक्ट तो आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपने क्या लिख रहा बेटा, फिनोल की अनुनादी संरचना। चलो बेटा इसकी अगली अभिक्रिया भी मैं एक पर्सन या सवाल के रूप में करवा दूं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने का मतलब यहाँ पर आपको उसकी रासायनिक अभिक्रिया देनी होगी। क्या देनी होगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं सीधा समीकरण न लेकर सीधा क्वेश्चन के रूप में करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा इजीली याद आ जाए। तो क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, पर्सन क्या अपना, फिनोल अम्लीय प्रकृति
दर्शाता है, सिद्ध करे, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसकी दो रासायनिक समीकरण लिखिए, इसकी दो रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन की तो हम बात करेंगे। इससे पहले आपने एल्कोहल वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो हमने एल्कोहल पढ़ा था वहाँ मैंने आपको साफ साफ कहा था कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली अभिक्रिया लिखिए, याद आया? तो उससे मिलती जुलता सेम यहाँ पे। तो नंबर 1 तो फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, इसके लिए हम निम्नलिखित अभिक्रियाएं देते हैं। लिंग में आप लिख सकते हो। पहली अभिक्रिया इसके अंदर आप लिख दोगे बेटा धातु के साथ, मेटल के साथ। किसके साथ? धातुओं के साथ। तो हमने पढ़ा था कि धातु के साथ यदि कोई पदार्थ क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस देगा, कौन सी गैस बेटा? H2 गैस देगा, तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि फिनोल सक्रिय धातुओं के साथ, फिनोल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, फिनोल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु फिनोक्साइड तथा H2 गैस बनाता है। फिनोल की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं बेटा? सक्रिय धातुओं के साथ करवा रहे हैं। तो फिनोल की अभिक्रिया जब सक्रिय धातुओं के साथ होगी तो क्या बनेगा? फिनोक्साइड, धातु फिनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ सक्रिय धातु के रूप में अपने एल्कोहल वाले में पढ़ा था, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो यहाँ पर मैं इस फिनोल की अभिक्रिया, किसकी? फिनोल की जो अभिक्रिया है वो मैं किसके साथ करवा रहा हूँ? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो अब देखो बेटा सीधी बात है कि यहाँ से क्या बाहर जाएगा? हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो हाइड्रोजन एक H2 के रूप में जाएगा। तो H2 के रूप में हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो मैंने इसके कितने अणु ले लिए? यहाँ पे 2 ले लिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब यहाँ से कितने हाइड्रोजन बाहर जाएगा? जब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा तो अब हाइड्रोजन कितने बाहर गए? 2। तो 2 के रूप में मैंने लिख दिया H2। क्या बाहर चला गया? H2। अब ये सोडियम यहाँ जुड़ेगा तो दो अणु से तो 2H गए, तो वहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे? 2 सोडियम जुड़ जाएंगे। तो कंडीशन क्या बनेगी? ये, और यहाँ पे ONA। कितने बनेंगे बेटा इसके? 2। क्या बोलते हो इसको आप? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बना दिया बेटा आपने? सोडियम फिनोक्साइड। तो एक अभिक्रिया तो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है, धातुओं के साथ। फिनोल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके धातु फिनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु फिनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये फिनोल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। यह अभिक्रिया फिनोल की कौन सी प्रकृति को बेटा? अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। मैंने लिख दी। अब दूसरी अभिक्रिया अगर आप लिखना चाहो तो वो क्षार के साथ करवा दी इसकी अभिक्रिया। नंबर 2 दूसरी अभिक्रिया बेटा किसके साथ करवा रहा हूँ मैं? फिनोल की क्षार अर्थात बेस के साथ। किसके साथ? बेस या क्षार के साथ। तो इसमें आप सिंपल से लिखने से लिख सकते हो कि फिनोल क्षार के रूप में बेटा मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो फिनोल है बेटा हमने लिखा फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है।
या बनता है, ये लिख सकते हो। अब बेटा जो रिएक्शन की बात करें तो फिनॉल की बात की है बेटा, तो फिनॉल का मतलब वो बेंजीन वाले के ऊपर क्या लिख दिया बेटा आपने, OH। बेंजीन वाले के ऊपर क्या लिख दिया, OH। अब जो इसकी क्रिया आप करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाइए बेटा। अब तो समझदार होंगे क्या होगा कि यहाँ से आपका क्या बाहर गया, H, और यहाँ से आपका क्या चला गया, OH। यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका OH, जल का अणु बाहर, तो इस Na को आप यहाँ जोड़ दो, इस Na को आप यहाँ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, इस बेंजीन वाले के ऊपर ONA जुड़ गया प्लस जल का अणु बाहर निकल गया। अब आपने ये छोटी क्लासों के अंदर, छोटी क्लासों में आपने ये पढ़ा होगा कि अम्ल क्षार मिलकर लवण बनाते, तो फिनॉल हो गया अम्ल की तरह, NaOH हो गया क्षार, तो ये क्या बन गया, लवण। तो यहाँ से ये दूसरी अभिक्रिया भी, फिनॉल की अभिक्रिया जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई है, तो ये भी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को, बेटा फिनॉल की कौन सी प्रकृति को, ये भी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। तो दो अभिक्रिया हो गई। एक अभिक्रिया बेटे गिन्यार अभिकर्मक के साथ हो रहा है, किसके साथ है, गिन्यार अभिकर्मक के साथ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जगह नहीं बची है बोर्ड पे, तो हम आगे बात करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम तीसरी अभिक्रिया पर, तीन अभिक्रिया लिखा रहा हूँ फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के लिए। तो एक तो धातुओं के साथ, दूसरी क्षार के साथ, या सीधा लिखना चाहिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे गिन्यार अभिकर्मक के साथ। तीसरा पॉइंट बेटा हम क्या लिख रहे हैं, गिन्यार अभिकर्मक के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ बेटा सभी ने आपको। अब हम बात करें बेटा आगे, तो तीसरी अभिक्रिया बेटा हम करवा रहे गिन्यार अभिकर्मक से। जो तीसरी रिएक्शन है इसकी बेटा किसके साथ, आपकी गिन्यार अभिकर्मक के साथ। अब गिन्यार अभिकर्मक के साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो याद रखना बेटा एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। फिनॉल गिन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके, फिनॉल गिन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता बेटा, एल्केन बनाता है। समझते कि फिनॉल की बात करें तो बेटा ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले पे क्या जोड़ दिया, H, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये कंडीशन O हो गया। अब इसकी क्रिया किसके साथ, गिन्यार अभिकर्मक। अब गिन्यार अभिकर्मक तो इतने दिन में आपको याद हो गया होगा, नॉर्मली आप लेते हो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C2H5, क्या नाम है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ले लिया बेटा, C2H5 MgCl। तो क्या ले लिया मैंने, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बेटा सीधी सी बात है कि होगा क्या, आपको पता था ये मैग्नीशियम कहाँ किससे जुड़ता है, पिछले वाले अभिक्रिया में पढ़ा था आपने। ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो ये यहाँ से H अलग हो जाएगा और ये C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, C2H5। तो C2H5 के साथ एक H जोड़ दिया तो C2H6 हो गया। C2H6 को बेटा आप क्या बोलते हो बेटा, एथेन बन गया। एथेन का मतलब आपके किसका निर्माण हो गया, एल्केन। और ये MgCl वो इस मैग्नीशियम MgCl वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो कंडीशन क्या आएगी कि ये बेंजीन वाले बना दिए बेटा, और यहाँ पे भी लिख दिया O और यहाँ पे MgCl। तो इसका तो हमें को लेन देनी है, अपना उत्पाद क्या बन गया, एल्केन। तो बेटा यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, जो आपने तीनों अभिक्रिया पढ़ी है, यहाँ पर आपने जो तीनों अभिक्रिया पढ़ी है उन तीनों अभिक्रियाओं में H बाहर निकला है, धातु के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और गिन्यार अभिकर्मक के साथ। जो तीनों अभिक्रिया हमने लिखी है उन तीनों अभिक्रियाओं में क्या बाहर निकला है,
फिनोलिक समूह से एस हाइड्रोजन बाहर निकला है जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम कुछ इसकी बातें करते हैं। तो यहाँ से बेटा जितना पढ़ा उसको मैं 1 मिनट के लिए रिपीट करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था कि फिनोल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सीधा मैंने क्वेश्चन 1 लिखवाया था कि फिनोल की फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है, या फिनोल दुर्बल अम्लीय भी मान सकते हैं। फिनोल दुर्बल अम्लीय होता है। फिनोल क्या होता है बेटा? दुर्बल अम्लीय होता है। इसे क्यों होता है? तो सीधा सा एक ही आंसर लिखना था कि फिनोल से जब H+ बाहर निकलता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है, और ये फिनोक्साइड आयन होता है वो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। और फिर फिनोक्साइड आयन की आप फिनोक्साइड आयन कैसे बनता है वो बता दोगे, और फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बता सकते हो। इतना होने के बाद फिर हमने फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाई थी। फिर इसी के साथ हमने फिनोल की भी अनुनादी संरचना आपको बताई थी, और मैंने कहा था कि ये जो 3-4 ज़्यादा नहीं, अपने बुक में 5-7 अनुनादी संरचना होगी जिनमें से एक या एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन हमने ये लिखा था कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो नंबर 1 आपने किससे लिखाया? धातुओं के साथ। नंबर 1 धातुओं के साथ, नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और नंबर 3 किसके साथ? नंबर 3 गिन्यार अभिकर्मक के साथ। इसके बाद बेटा अब आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसी बच्चे का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कल, तो अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। उसने मुझे ये पूछा था बेटा कि सर ये किसरोल क्या होता है? क्या पूछा बेटा? किसरोल। अब सुनना बेटा, कुछ चीज़ें से बता रहा हूँ, माइंड में एकदम क्लियर कर लेना कि ये व्यंजन वाले व्यंजन है। व्यंजन के ऊपर अगर आपने CH3 जोड़ दिया तो आप इसको क्या बोलते हो बेटा? टोलुइन। व्यंजन वाले के ऊपर आपने अगर CH3 जोड़ा तो आप क्या बोलते हो? टोलुइन बोलते हो। और यदि आपने बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया? OH। बेंजीन वाले के ऊपर OH जोड़ दिया तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा? फिनोल बोलते। क्या नाम दिया आपने? फिनोल नाम दिया। अगर आपने, तो बेटा इतना तो माइंड में क्लियर हो गया होगा कि बेंजीन के ऊपर CH3 तो टोलुइन बोलते हैं, और बेंजीन के ऊपर OH है तो फिनोल बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे मैंने यहाँ तो जोड़ दिया OH, फिनोल हो गया। अब इसी पर मैंने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे CH3। मैंने इसके वजह से नामकरण आपको बताया था। तो जब बेंजीन के ऊपर OH भी होता है, CH3 भी होता है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? किसरोल बोलते हैं। बिल्कुल बात समझ में आई होगी बेटा। जिसने पूछी है वो कमेंट, अब भी क्लास अटेंड कर रहा है तो वो मैसेज कर दे यस सर। तो यहाँ से ये इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किसरोल का मतलब क्या होता है। लेकिन बेटा अभी यहाँ एक विशेष बात देनी है कि इसको क्या बोलोगे आप? किसरोल। लेकिन इसकी 3 कंडीशन होगी। OH, एक बार CH3 यहाँ जोड़ दिया, OH, एक बार CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ पर जब हम बात करें, क्या बेटा बात करें इनकी कि ये ऑर्थो वाली कंडीशन है, समझ गए? पढ़ाई हुई थी मेरी कि ऑर्थो कब होता है, पैरा कब होता है। जब एक समूह 1 पे और दूसरा समूह 2 पे हो तो उसके लिए हम क्या शब्द बोलेंगे? ऑर्थो। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थो। ऑर्थो के लिए O। एक समूह 1 पर और एक समूह 3 पे तो उसको आप बोलते हो बेटा क्या? मेटा। मेटा के लिए A। और जब एक समूह 1 पर और एक समूह 4 पे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरा। पेरा का P। इसमें बेटा एक के सापेक्ष दूसरे को काउंट किया जाता है। जैसे OH और CH3 में मुख्य कौन सा होता है? OH होता है, तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2।
तो इस OH के सापेक्ष से जो CH3 है वो 2 नंबर पे, तो ऑर्थो कंडीशन पे हो गई। अब आपको पता है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, किसरोल। और मैं इसके आगे अगर यहाँ लिख दिया मैंने ऑर्थो किसरोल, तो ऑटोमेटिक बात है कि CH3 कौन सी कंडीशन पे होगा, ऑर्थो पे होगा। अगर मैंने इसको यहाँ लिख दिया मेटा किसरोल, क्योंकि इसको क्या नाम लिखा बेटा मैंने, मेटा किसरोल, कारण 1 2 3, और इसका क्या नाम होगा। अब बेटा अब ये भी मैं बताऊंगा क्या, इसको तो आपको तो लिख सकते हो, समझ आ रहा हो। 1 2 3 4 क्या नाम होगा इसका, पैरा किसरोल। तो बेटा उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कभी कभार कुछ चीज़ें हमारी रह जाती है, तो आप, मैंने कहा कि बता दिया करो, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो हमने यहाँ बात किसकी की है बेटा, किसरोल की है। तो किसरोल शब्द आ जाए तो माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेंजीन वाले पर क्या होगा बेटा, एक तो OH होगा और दूसरा CH3 होगा। तो उसके लिए आप क्या शब्द को लोगे, किसरोल लोगे। क्लियर है, आगे बात करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अब तक। तो अब यहाँ से बेटा अगर जब हम आगे बात करें तो यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन आपके और अच्छे बन जाते हैं, जिनकी हम बात कर लेते हैं। कि एक तो फिनॉल है और एक आपका एल्कोहल है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, फिनॉल और एल्कोहल में अधिक अम्लीय कौन सा होता है। आपने लास्ट वाली क्लासों में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, हमने काफ़ी देर बात की थी कि फिनॉल और एल्कोहल में अधिक अम्लीय कौन होता है, क्यों। तो बात कर ले इसकी, पहले मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन की बात हम बाद में कर लेंगे। कि देखो बेटा, एक तो मैंने लिख दिया ROH, क्या बोलोगे, एल्कोहल। एक मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेंजीन वाले को बेटा मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, इजीली समझ में आ जाए। OH क्या है, फिनॉल है। लिखने का तरीका बेटा अलग है, बाकी चीज़ें तो सेम है। क्या नाम दिया बेटा इसको मैंने, फिनॉल। अब क्वेश्चन क्या था, सवाल अपना ये था कि एल्कोहल और फिनॉल में अधिक अम्लीय कौन होता है। अब अगर बेटा आपको एल्कोहल वाला, जिसने अब जो रेगुलर पढ़ने का ये इफेक्ट पड़ता है, जिस बच्चे ने एल्कोहल वाली क्लास ली है उसको यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे पहले बात तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अम्लीयता की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो पदार्थ जितना आसानी से H+ देगा, सब समझ लेना, जो पदार्थ जितना आसानी से H+ देगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। अब होता क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ये बंध टूटेगा दोनों में, दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये बंध टूटेगा। जब ये बंध टूटेगा तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, तो H+ बाहर निकलेगा तो ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। तो दोनों से H+ बाहर निकलता है तो दोनों अम्लीय दर्शाता है। अब अपना क्वेश्चन ये है कि अधिक अम्लीय कौन सा है। अब बेटा आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एक तो होता है +I प्रभाव समूह और एक होता है -I प्रभाव समूह। +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह है और दूसरा होता है -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह है। अब देखो, +I प्रभाव वाले तो ऐसे समूह होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देंगे। तो अपने इलेक्ट्रॉन जब दूसरे वालों को देंगे तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो याद करना, +I प्रभाव के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एल्किल समूह R का मतलब एल्किल समूह है, एथिल मेथिल प्रोपिल, ये कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, +I प्रभाव दर्शाते हैं। अब हम बात करें -I प्रभाव, किसकी, -I प्रभाव दर्शाने वाले वे समूह होते हैं जो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन उनकी ओर विस्थापित होंगे। तो इसी का एग्जाम्पल समझिए। तो देखो बेटा कि ये तो है बेंजीन वाले,
यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो एक वैलेंसी शो कर दी, अर्थात बेंजीन वाले का मतलब तो क्या हो गया C6H6, और हाइड्रोजन बाहर निकलने का मतलब C6H5। इसका मैंने कल ही आपको नाम बताया था, क्या नाम है बेटा इसका, फेनिल। तो याद कर लेना जो फेनिल होता है वो -I प्रभाव दर्शाता है, फेनिल समूह और एल्किल समूह। बेटा इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, इतना टाइम नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास में हमें हर चीज़ पढ़नी है तो हम इन पे, तो फिर भी बता रहा हूँ कि जो एल्किल समूह है, R समूह है, वो +I प्रभाव दर्शाएगा और फेनिल समूह वो -I प्रभाव दर्शाएगा। तो जब एल्किल है वो +I प्रभाव दर्शाएगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन पे। और यहाँ पर जो बेंजीन है, फेनिल समूह है, वो -I प्रभाव दर्शाएगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आ जाएंगे, इस बेंजीन की ओर। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है, एल्किल समूह जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो यहाँ से आसानी से H बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे कि ये R है, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण H+ का जो H+ है वो आसानी से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि बेंजीन वाले फेनिल समूह है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। बंध के इलेक्ट्रॉन अगर इस बेंजीन वाले की ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी, जिसके कारण यहाँ से H+ आसानी से बाहर चला जाएगा। इसके अलावा इसमें जब H+ बाहर जाता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, पढ़ा था हमने, और फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, इस कारण से फिनॉल है, क्वेश्चन अच्छा बनता है, फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। समझा दिया बेटा, इसका आंसर भी लिखवा दूंगा कि अब हम बात कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा आपका कि फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? या उल्टा हो सकता है, एल्कोहल है वो फिनॉल से कम अम्लीय होता है। तो दोनों हिसाब से आप इसके क्वेश्चन दे सकते हो। तो अब आंसर है, चलो आज आप टेस्ट कर लेता हूँ कि आप इसका आंसर कैसे देते हो। मैंने समझा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना का आपको समझ में आया और कितना आप अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर दे सकते हैं। बाकी कल की जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा तब पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करवाऊँगा, आपको बेकर के लाइन वाइज में लिखूँगा। लेकिन आज के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया है कि एक तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसके अलावा फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन जैसे भी आपको आए, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बना के, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन दोनों की अनुनादी संरचना बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें। बेटा इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त है यहाँ पे।